हाँ जी बच्चों, क्या कर रहे थे हम? मूविंग पुलिस का कोई क्वेश्चन था ना एक। हाँ जी, ये हो गया फिर सबका। क्या आंसर आ गया इसका बच्चों? बच्चों एम की क्या आती है? G/5 2m की G/5। सो दिस इज प्योरली बाय चांस कि दोनों की मैग्नीट्यूड सेम आ गया। ठीक है, कोई एज सच कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो ये मतलब कुछ कोई इसका लॉजिक नहीं है। ठीक है, कि सेम क्यों आया। और PM PG/5। जहाँ तक मुझे याद है, आप में से किसी कुछ का शायद डायरेक्शन ऑपोजिट आ रही थी। हाँ, तो आपको अब समझ आ गया, गलती मिल गई। सबका सबका हो गया ये क्वेश्चन अब। ओके, ये 0 1 3 A का EF पार्ट कर लिया बच्चों। हाँ जी बच्चों, ई पार्ट, एनी डाउट? हो गया। तो आप समझ रहे हो, जैसे बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन है, स्प्रिंग बैलेंस सिर्फ आपको डराने के लिए है ना, उसका कोई काम तो है ही नहीं आपके लिए। तो इफेक्टिवली ये क्वेश्चन क्या है? टेंशन ढूंढनी है आपको, राइट? हम्म हम्म। देखो, ये आप थर्ड क्वेश्चन सी पार्ट कर रहे हो। हाँ? तो देखो इसमें क्या होगा, क्या हमें करना क्या है? वी हैव टू फाइंड द स्प्रिंग फोर्स। सो सी, लेट्स अंडरस्टैंड स्प्रिंग फोर्स का क्या फॉर्मूला था बच्चों? Kx, where what is x? टोटल कंप्रेशन या elongation, इट इज द टोटल कंप्रेशन elongation। तो जो सी पार्ट में दिया हुआ है कि अगर हमने ए को राइट को किया, बी को लेफ्ट को किया, तो स्प्रिंग टोटल कितना elongate हो गया? 1। ठीक है, अब जो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, स्प्रिंग टोटल कितना elongate हुआ? 1। तो स्प्रिंग फोर्स क्या हुई? K/1। ठीक है, तो लेट्स प्लीज रिमेंबर कि अब ऐसा नहीं है कि ए को ज्यादा डिस्प्लेस किया है तो ए पे ज्यादा फोर्स लगेगी, बी को कम किया है तो बी पे कम फोर्स लगेगी। स्प्रिंग ने तो हमेशा अपने दोनों एंड्स पे कितनी फोर्स लगानी है? Kx। अब वो उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने किस एंड को कितना मूव किया। समझ आ गई बात? इनफैक्ट बच्चों, आप ये भी सोचो कि वो तो इस क्वेश्चन में उन्होंने एवं लिख दिया जान के आपको कंफ्यूज करने के लिए। अगर आपको मैं एक स्प्रिंग पहले दिखाऊं अनस्ट्रेच्ड लेट से, फिर दोबारा दिखाऊं खिंचा हुआ, तो आप क्या देख के बता सकते होगे कि किस एंड को खींचा है किसको नहीं खींचा?
आपको तो ये पता चलेगा कि पहले इतनी लेंथ थी, बाद में इतनी लेंथ है, तो इतना खिंचा हुआ है, बस। आगे बात समझ? ओके। कौन कौन से पार्ट से बच्चों इसमें? ई था, एफ, एफ तो सही क्या, डन। ओके, बढ़ जाए आगे। नेक्स्ट बच्चों, जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, अभी जो हमने किया था बच्चों, आप आप समझ गए होंगे कि उसमें हमने टॉपिक में ये बात करेंगे कि अगर बॉडीज कांटेक्ट में हैं तो उनकी एक्सेलरेशन में क्या कंस्ट्रेंट आए। ठीक है, जिसको अभी तक हमने बहुत सिंपल फॉर्म में किया था, अब हम उसको थोड़ा सा और बेटर फॉर्म में करेंगे, जहां पे हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस में भी ये बता पाए। ठीक है, बट हाँ, ये हमें समझ आता है कि भाई अगर कांटेक्ट में हैं तो कुछ ना कुछ पंगा तो पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले तो एक ये बात लिखो कि इसको ऐसे लिखो कि whenever any two bodies are in contact, there will be some relation
between their acceleration. ठीक है, तो बच्चों देखो फिर से याद करो हम कर क्या रहे हैं, हम अलग अलग टेक्निक सीख रहे हैं टू अप्लाई न्यूटन्स लॉज इन ऑल केसेस. तो दिस इज जस्ट लाइक सेइंग कि जैसे मैथ्स में आप कहते हो आपने इक्वेशन सॉल्व करनी है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, तो वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं ना. एक एक होता है कि सब्स्टिट्यूशन से कर लो, एक कुछ और भी होता है, एलिमिनेशन से होता है, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देयर आर वेरियस वेज, है ना. ऐसे ही हम नाउ वी आर लर्निंग वेरियस वेज टू अप्लाई न्यूटन्स लॉज, राइट. ओके, तो बच्चों यहाँ तो था भी ऑब्वियस. ठीक है, तो अब इससे हटते हैं, अब हम एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस लेते हैं जहां पे थोड़ा और सोचना पड़ेगा. तो लेट अस से जो सिचुएशन है वो इस तरीके की है. आप देखो कि एक ये ऊपर ब्लॉक है, ठीक है, वो ब्लॉक को हमने इस तरीके से फंसाया हुआ है कि वो ब्लॉक सिर्फ नीचे आ सकता है. ठीक है, ये भी ना तो कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट ही है, बट ऑब्वियस कंस्ट्रेंट है, इस पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि भाई ये ब्लॉक नीचे ही आ सकता है. ठीक है, सिमिलरली जो ये वाला ब्लॉक है ये फर्श के कॉन्टैक्ट में है, उस कारण से क्या हो रहा है, ये साइड वेज ही जा सकता है, ये भी कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट है बट ऑब्वियस वाला है, इसको नहीं सोचना. लेकिन हमें ये भी समझ आता है कि क्योंकि ये यहाँ पे कॉन्टैक्ट में, तो कहीं ना कुछ ना कुछ रिलेशन होगा दोनों की एक्सेलरेशन. ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हाँ इसकी कुछ भी एक्सेलरेशन हो और इसकी बिल्कुल कुछ हो. इनडायरेक्टली तो कुछ ऐसा ही हो रहा है ना कि ये इसको धक्का मार रहे हैं और उस कारण से ये इधर को जा रहा है. वो कौन सा अदरवाइज खुद से जाता. क्या ये बात समझ आती है बच्चों? ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, पहले ये फिगर बनाओ. अब याद करो पुली वाले केस में हमने क्या किया था, एक फिगर बनाया था, फिर थोड़ा सा मूव करके फिगर बनाया था, और फिर उनको रिलेट किया था. बिल्कुल वैसे ही आपने एक फिगर तो ये बनाना है. अब दूसरे फिगर में आप ये दिखाओगे कि मान लो इसने एक्स नीचे मूव कर लिया, इसने वाई नीचे मूव कर, राइट को मूव कर लिया. ठीक है, तो आप कोशिश करो टू फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई. आपको ख्याल है बच्चों पुली वाले में भी हमने बिल्कुल यही किया था. ये एक ब्लॉक है जो नीचे को आ सकता है, ये एक ब्लॉक है जो राइट को जा सकता है. तो जैसे जैसे ये ब्लॉक नीचे जाएगा वो इसको धक्का मारेगा तो ये राइट को जाएगा. तो आप मान लो कि ये कुछ एक्स नीचे गया, ये कुछ वाई नीचे गया, तो आपने एक्स और वाई को रिलेट करना है. आपको एंगल थीटा गिवन है, जस्ट टू हेल्प यू मोर आपको और भी बता दिया थीटा किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम. तो एक दूसरा फिगर बना के ट्राई टू रिलेट एक्स एंड वाई. एक्स एंड वाई तो डिस्प्लेसमेंट है. आप याद करो हमने पुलिस में भी ये किया था ना, पहले एक्स में किया था, फिर हमने कहा था डिफरेंशिएट कर देंगे तो वही सेम रिलेशन ए में आ जाएगा. तो अभी भी हम इसको डिस्प्लेसमेंट ही मान रहे हैं. फिगर प्रॉपर बनाना बच्चों, है ना. फिगर के ऊपर ही ज्योमेट्री अप्लाई होगी. अगेन इसमें कोई एनएलएम इन्वॉल्व नहीं है.
ठीक है। बच्चों उसी फिगर में दिखाओ, अदरवाइज नहीं समझ आएगा। सेम फिगर में दिखाओ कि एक नीचे चला गया, एक राइट को चला गया डॉटेड लाइन से। अदरवाइज तो रिलेट ही नहीं कर पाओगे ना दो फिगर्स को। साइकिलिंग चल रही है तुम्हारी या बंद? कोविड का साइकिलिंग चल रहा है? हाँ? अच्छा। ओह। कहाँ जाते थे आप? संगरूर रोड? कहाँ पे? अच्छा। एक्चुअली पटियाला में साइकिलिंग की प्रॉपर जगह नहीं है कहीं भी, मोस्टली कहीं नहीं। जैसे चंडीगढ़ में तो अलग अलग ट्रैक्स बना दिए उन्होंने बहुत जगह। मैंने भी आईक्वेस्ट साइकिल करना शुरू कर दिया। हाँ भाई, हुआ। वैसे बच्चों नोमेनक्लेचर थोड़ा सा गड़बड़ है ना, आइडियली वर्टिकल वाले को वाई लिख देना चाहिए था, इसको एक्स, बट खैर क्या फर्क पड़ता है उससे। ठीक है, फिगर दिखाना मैंने एक्स वाई, आपने इसी फिगर के हिसाब से लिया ना एक्स वाई? मतलब हमने पहले ही ऐसे दिखाया हुआ है, तो आपने अलग से साइन नहीं लगाना। वो हम तब लगाते हैं अगर हमने उसको एज अननोन ट्रीट किया होता है ना, अब तो हमने पहले ही बता दिया। हाँ बच्चों, हुआ किसी का? चलो भाई, टाइम अप। देखो बच्चों, कुछ भी नहीं था आपका। ये फिगर नहीं बनेगा ऐसे, ये एक्स नीचे गया और ये वाई राइट को गया। तो आप कहीं पर भी एक ट्राइंगल बना लो देख के, चाहे यहाँ बना लो चाहे यहाँ बना लो। एक्स और वाई में क्या रिलेशनशिप है? टैन थीटा। आया समझ? मैं इसलिए बार बार कह रहा था सेम फिगर में दिखाओ, है ना।
हाँ जी, कर लिया नोट। तो बच्चों क्या है कि चलो हमने देखा कि ऐसे हमने इस पर्टिकुलर केस में निकाल लिया, बट मेन प्रॉब्लम तो अभी भी ये है कि यार ये तो फिर अब क्या हर क्वेश्चन में तो नया मेथड हो गया कि ड्रॉ कर करके देखें। स्टिल हमारे पास एक सिंगल टेक्निक तो नहीं आई ना जो हम कहते हैं कि हाँ जी जब टच करता है तो ये होता है, जिससे कि हम हर केस में आंसर बता पाए। आई बात समझ? ये तो अभी तो बड़ा अजीब हो गया ना। हम कह रहे हैं इफेक्टिवली, देखो हम क्या कह रहे हैं बच्चों, हम ये कह रहे हैं कि हाँ जी ये नीचे को आ रहा है, ये राइट को जा रहा है, इसमें कुछ और ही रिलेशन आ गया जिन सबको हम आपस में किसी तरह रिलेट नहीं कर पा रहे समझो, है ना? ये बात समझ आती है? तो अब देखो बच्चों, जो अंडरलाइंग कंसेप्ट है, जो टेक्निक है, वो क्या है जिससे आपके सारे केसेस का आंसर आ जाएगा। ध्यान से सुनना। टेक्निक ये होती है बच्चों कि जब कोई भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में आती हैं, ठीक है, तो एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा। तो अंडरलाइंग कंसेप्ट ये है कि नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होंगी वो सेम हो। फिर से सुनो, component of acceleration along the normal reaction will be same। ठीक है, दिस इज अ शॉर्टकट टेक्निक जो हमने याद रखनी है। फिर से, नॉर्मल रिएक्शन का तो एक्सेलरेशन का जो भी कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन के अलोंग है वो सेम होगा। ठीक है, इसको देखो सबसे पहले तो सबसे ऊपर वाले फिगर में अप्लाई करते हैं। पहले सिंपल केस, सिर्फ M1 मान लो ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में है, तो नॉर्मल रिएक्शन वाली डायरेक्शन कौन सी है? परपेंडिकुलर। तो हम कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन सेम होगी। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में ग्राउंड की एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। तो इसका मतलब ब्लॉक की एक्सेलरेशन भी जीरो है। समझ आया? अब ये वाले केस पे अप्लाई करते हैं। अब नॉर्मल वाली डायरेक्शन कौन सी है? ये रेड वाली। तो अब हम कह रहे हैं कि रेड के अलोंग एक्सेलरेशन सेम होनी चाहिए। अब वो बाई चांस एक्सेलरेशन थी रेड के अलोंग, तो इसलिए वो क्या बन गया? सेम बन गया। आई बात समझ? पक्का? अब इसको यहां अप्लाई करते हैं। यहां करो। इसकी एक्सेलरेशन किधर को है बच्चों? डाउनवर्ड्स। व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग द नॉर्मल रिएक्शन? एक मिनट, एक्स के टर्म्स में बोल दो। एक्स कॉस थीटा। इसकी एक्सेलरेशन किधर को है? वाई। व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग द नॉर्मल रिएक्शन? वाई साइन थीटा। आया समझ क्या रिलेशन बना? एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई साइन थीटा। तो वही बन गया फिर से। तो अगर ये हम सिंगल टेक्निक याद रखेंगे तो हर केस में हमारा क्वेश्चन हो जाए। आई बात समझ? तो ये लिखो आप।
आ गया समझ बच्चों? तो वेरी सिंपल येट वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट, जिसको कुछ जगह पे अभी तक हम अननोइंगली लगा रहे थे, है ना, जिसको हम लॉजिक कह रहे थे बेसिकली, ठीक है, और अब हम हर जगह लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन में भी ये समझ आ गया बच्चों हमने कैसे अप्लाई किया? एक तो ज्योमेट्री से कर लिया हमने, दूसरा अगर हम ये कंसेप्ट लगा रहे हैं तो क्या किया हमने, नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट्स इक्वेट कर लिए। इस तरह से भी लिख लो ताकि याद रहे, मतलब हमें यही यूज करना है, रादर हम ज्योमेट्री वाला मेथड नहीं यूज करते बच्चों। अगर समझ बच्चों, एंड बच्चों ऑब्वियसली यहाँ पर भी वो अप्लाई हो ही रहा था इधर, कि नॉर्मल की डायरेक्शन कौन सी है, हॉरिजॉन्टल, तो हम कह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन 0 है। वो हमने सीधा ही कह दिया कि हाँ जी ये नीचे कोई जा रहा है। आगे बात समझ बच्चों? कोई डाउट? ठीक है, तो बेसिकली अगर बच्चों ये क्वेश्चन में आपको मास्टर्स गिवन होते लेट से, तो क्या अब आप इस क्वेश्चन को एनएलएम लगा के सॉल्व कर सकते थे? एक बार ट्राई करते हैं। चलो सोचो, अभी ट्राई नहीं करते, बताओ फिर ये हो सकता था एनएलएम लगा के? मान लो इसका मास गिवन है m, इसका मास गिवन है 2m, सीधा सोचो, देखो कितने अननोन्स आएंगे। इसकी इक्वेशन में क्या क्या अननोन, इसकी इक्वेशन किस डायरेक्शन में लगानी है? वाई में लगाएंगे, मतलब वर्टिकल में। वर्टिकल में क्या क्या अननोन है? mg तो पता चल गया, नॉर्मल रिएक्शन आएगा उसका कोई कंपोनेंट, तो एक अननोन तो नॉर्मल हो गया, दूसरा अननोन इसकी एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इस पे आ जाओ, इसकी इक्वेशन किस पे लगानी है? हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। यहाँ पे क्या अननोन है? नॉर्मल तो एक अननोन हमने गिन ही दिया पहले, एक अननोन आ गया इसकी एक्सेलरेशन। कितने अननोन हो गए? तीन। तीन इक्वेशंस चाहिए सॉल्व करने के लिए। तीन इक्वेशंस कैसे आएंगी? एक तो इसकी एक्स में एनएलएम, एक इसकी वाई में एनएलएम, तीसरा एक्सेलरेशन वाला रिलेशन, तो उससे एकदम पता चल जाता। हम्म, वह हम ये कह रहे हैं कि उसको फंसा रखा है हमने दो दीवारों के बीच में। आई बात समझ बच्चों? ठीक है, ये लिख लो, होमवर्क में करना। ऐसा करो, ऊपर वाले को मास एम दे दो, इसको 2m दे दो, ठीक है। तो आपने एक्सेलरेशन निकालनी है। क्लियर बच्चों? बच्चों मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, एनएलएम ना एंडलेस है। एनएलएम में मतलब इतने केसेस बन सकते हैं कि मतलब यू कांट इवन थिंक, मतलब ऐसा नहीं है कि अभी जो अपने स्ट्रिंग वाले केस हैं वो भी सारे कर लिए, उसके भी बहुत सारे केसेस बनते हैं। तो हम वो ग्रेजुअली करते जाते हैं, ठीक है, सारा एकदम भी नहीं हम कर सकते, मतलब आपको फिर मतलब यू विल बी बम्बार्डेड विद कॉन्सेप्ट्स। तो जितने अभी समझ आ सकते हैं उतने मैं आपको बताता जा रहा हूँ, कुछ हम ग्रेजुअली धीरे धीरे करते जाए, ठीक है। मतलब जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, अभी थ्रेड का भी हमने
पहले तो वो केस किया था कि भी हाँ जी सेम ही होगी एक्सेलरेशन, फिर पिछली क्लास में हमने कर लिया a1 + a2/2। अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी भी और बहुत केस बना सकते हो आप। अगर आप ध्यान से सोचो, अभी हमने जितने केस किए हैं थ्रेड वाले, उन सब में सारे थ्रेड्स पैरेलल थे, है ना, कि एक ऊपर गया तो एक नीचे जाएगा, सारे थ्रेड्स रहते तो पैरेलल है। तो उसमें और केस बना सकते हो आप, जहाँ पे मान लो एक थ्रेड को टेढ़ा जा रहा है, उसका एंगल चेंज कर रहा है या कुछ है, तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो धीरे धीरे आता जाएगा। ये सबको कंसेप्ट क्लियर हो गया बच्चों, कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट वाला? ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आ, उसको हम कहते हैं बच्चों स्यूडो फोर्स। ठीक है, अगेन इट इज अ ट्रिक टू सॉल्व क्वेश्चंस। ठीक है, अब ये स्यूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स। ठीक है, तो जैसे कि नाम से लग रहा है, दिस इज अ नकली फोर्स, ये असली में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, अब व्हाट इज द अंडरलाइन कंसेप्ट बच्चों? एक्चुअली बच्चों क्या होता है, हम सबको पता है, हम फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने जितने न्यूटन लॉज के क्वेश्चंस किए, हम किस फ्रेम के अंदर कर रहे थे? अर्थ फ्रेम के अंदर, राइट? तो एनएलएम में बच्चों, मतलब हमने पहले बात नहीं की, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे उसकी जरूरत नहीं थी। एक्चुअली होता क्या है कि एनएलएम में ये प्रॉब्लम है। आप क्या कर रहे हो? हाँ, क्या लिख रहे थे? कि बच्चों न्यूटन्स लॉज एक्चुअली एक ऐसे फ्रेम में ही लगाए जा सकते हैं जिस फ्रेम की एक्सेलरेशन 0। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम न्यूटन्स लॉज किसी भी फ्रेम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आई गिव यू एन एग्जांपल। जस्ट इमेजिन ये एक बस है जिसमें आप अभी बैठे हो। ठीक है, हम बस के अंदर बैठे हैं, हमने सडनली ब्रेक लगाई, क्या आपके साथ क्या होगा? आगे को जाओगे? न्यूटन्स लॉ से एक्सप्लेन करो। एफबीटी बना के बताओ मुझे, कौन सी फोर्स है जो आपको आगे लगेगी? कोई है ही नहीं, कोई पता ही नहीं चल रहा ना कि कौन सी फोर्स है जो हमें आगे लेके जा रही है। या और एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो कार के डैशबोर्ड पे आपने कुछ सामान रखा है, कार ने टर्न किया, क्या होता है? वो इधर या उधर मूव कर जाता है। कैसे मूव कर गया? आपने तो कोई फोर्स नहीं लगाई, बताओ। समझ आ रहा है? कार के फ्रेम में हमें ये दिख रहा है कि मूवमेंट हो रही है, लेकिन हमारे पास न्यूटन लॉ से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं बन रही इस चीज की कि भाई न्यूटन लॉ तो कहता है भी हर चीज जहां पे कोई मोशन है, कोई एक्सेलरेशन है, तो फोर्स दिखाओ भाई, F = m में लगना चाहिए। बट हमें दिख रहा है कि कितनी सिंपल जगह पे भी हमारा ये फेल हो गया एनएलएम। आई बात समझ? तो ये क्यों फेल हो गया? कि जब जो मैंने एग्जांपल लिए कार के, कि ब्रेक मारी या टर्न किया, उस टाइम पे कार की एक्सेलरेशन, इजंट इट? ब्रेक मारी है तो भी एक्सेलरेशन होगी, अगर टर्न किया है तो भी एक्सेलरेशन है। क्यों? डायरेक्शन चेंज हो। तो कोई भी ऐसा फ्रेम बच्चों जिसके अंदर एक्सेलरेशन हो रही हो, जिस फ्रेम की एक्सेलरेशन हो रही हो, तो हम उस फ्रेम के अंदर न्यूटन लॉज नहीं लगा सकते। ये न्यूटन लॉज की लिमिटेशन। ठीक है, जो कि अगर सोचा जाए तो बहुत बड़ी लिमिटेशन बन गई, क्योंकि हमारे आसपास तो आम ही होते हैं एक्सेलरेटिंग फ्रेम्स। ठीक है, बात समझ आई? तो ये वाले जो फ्रेम्स होते हैं बच्चों, एक्चुअली हमें, क्योंकि हमें बात करनी है इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटिंग फ्रेम्स एंड नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम्स, तो हम उनको दो नाम देते हैं, एज इनर्शियल फ्रेम्स एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। ठीक है,
तो जो इनर्शियल फ्रेम का मतलब होता है जिसकी एक्सेलरेशन 0 है, नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब होता है जिसकी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो चलो लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप, फिर चीजें क्लियर होती जाएंगी। हेडिंग के दो बच्चों, स्यूडो फोर्स। हाँ, अभी समझते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों ये लिख लो कि न्यूटन्स लॉज कैन बी अप्लाइड only from those frames of reference which have zero acceleration। आई बात समझ? अब बच्चों इन दो फ्रेम्स को हमने नाम दे दिए। इनर्शियल फ्रेम मतलब जिसकी 0 एक्सेलरेशन है, नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब नॉन जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, तो याद रखना कि दोनों तरफ नॉन आता है। नॉन इनर्शियल मतलब नॉन जीरो। तो बच्चों इस बात का हम कोई प्रूफ नहीं दे रहे, बट हाँ हमें दिख तो रहा है। हमने एग्जांपल लेके देख ही लिया है कि भाई हाँ पंगा तो है ही। हाँ हाँ हाँ, अभी उस पर आ रहा है। तो ऊपर वाली बातों को हम कंक्लूड करके ऐसे बोल सकते हैं कि न्यूटन्स लॉज हम सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में लगा सकते हैं, राइट? तो आपको ख्याल है क्वेश्चन था 1 में जो मैंने तब छुड़वाया था, है ना? तो उसका ये आंसर हो गया कि न्यूटन्स लॉज जो हैं वो सिर्फ इनर्शियल फ्रेम्स में अप्लाई किए जाते हैं। और आपको बच्चों दिख ही गया होगा, हमने जितने क्वेश्चंस किए सारे अर्थ फ्रेम में किए। हमने ऐसे तो कभी बात ही नहीं की अभी तक कि चलो दूसरे फ्रेम में जाके देखते हैं क्या हो रहा है ना? कि कोई एक ब्लॉक के फ्रेम में चले गए हो या कुछ ऐसा कुछ नहीं आया अभी तक। ओके, यहाँ तक लिख लिया सबने? भाई अब अगला पंगा आता है कि अर्थ कौन सा इनर्शियल फ्रेम है। अर्थ खुद भी तो सन के अराउंड घूम रही है, अपनी एक्सिस के अराउंड घूम रही है, तो हो सकता है कि उसकी भी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन हो। इनफैक्ट बच्चों अब एक और पंगा भी है। हमें पता है कि एक्सेलरेशन तो अगेन इट इज रिलेटिव। तो अगर मुझे अब अर्थ की एक्सेलरेशन देखनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कहाँ जाऊं? मान लो लेट से मैं 1 मिनट के लिए कहता हूँ कि मैं सन पे गया। ठीक है, तो मैंने सन से देखा कि अर्थ कैसा, अर्थ की क्या एक्सेलरेशन है। तो पंगा ये है कि सन भी मूव कर रहा है।
अपना सोलर सिस्टम ऐसे ही है ना, हम क्या कहते हैं, अर्थ सन के अराउंड घूम रहा है, सन एक हायर स्टार के अराउंड घूम रहा है, बिगर स्टार के अराउंड, वो बिगर स्टार एक और बिगर स्टार के अराउंड घूम रहा है, एंड सो ऑन। वो तो एंडलेस है। अभी तक तो हमें मिला ही नहीं है कि हम कह सकें कि जो पूरे यूनिवर्स का एग्जैक्ट सेंटर है, जिसके अराउंड हम कह सकें कि सारा कुछ घूम रहा है। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? तो विच मीन्स कि हम बिल्कुल एब्सोल्यूट सेंस में तो ये बात ही नहीं कर सकते, अर्थ क्या, हम किसी भी बॉडी की ये बात नहीं कर सकते कि वो मतलब असली में इनर्शियल है या नहीं। बात समझ आती है? लेकिन अब बाई चांस ऐसा हुआ कि अगर हमने अर्थ के ऊपर न्यूटन लॉज लगाकर देखे, मतलब सबसे पहले तो हम ये बात करें, इस डेफिनेशन के हिसाब से अर्थ इनर्शियल फ्रेम है या नहीं है? नहीं है। अर्थ इज ऑब्वियसली एक्सेलरेटिंग, तो अर्थ इज नॉट एन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है। लेकिन बच्चों ऐसा हुआ कि जब हमने अर्थ के ऊपर न्यूटन लॉज लगाकर देखे, तो इट टर्न्स आउट कि जो हमारा आंसर है वो ठीक ठाक सही आ जाता है, मतलब उसके अंदर थोड़ा बहुत ही एरर है। ठीक है। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि ऑब्वियसली न्यूटन ने भी तो लॉज अर्थ के ऊपर बैठ के ही बनाए थे, राइट? तो मतलब उसी हिसाब से ही बने हुए हैं लॉज। तो ये तो बाद में पता चला इनर्शियल नॉन इनर्शियल वाली कहानी को। तो क्या मतलब हुआ, अर्थ के ऊपर जो हमारा आंसर आता है फिर भी ठीक ठाक से ही आ जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम अर्थ को इनर्शियल मान लो। असली में नहीं है, बट करके देखा कि भाई हाँ काम चल रहा है, तो इसलिए हम अर्थ को इनर्शियल मान लो। और इसलिए जो अभी तक हम सब कर रहे थे, हमारा काम चल रहा है। आई बात समझ बच्चों? ठीक है। तो इसको अब आगे इस तरह से लिखो। नॉन इनर्शियल में तो जैसे हमने देखा कि फोर्सेस एक्सप्लेन ही नहीं कर पाती। हाँ हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसा हो जहाँ पे होते हैं, बट वही समझ आता है हमें कि क्योंकि न्यूटन ने भी अर्थ के ऊपर ही बनाए होंगे, तो वो अर्थ के हिसाब से ही सही है ना? तो लिखो कि इन रियलिटी अर्थ इज नॉट इनर्शियल फ्रेम। तो बच्चों होता क्या है ना, जैसे आप आगे भी बहुत जगह देखोगे, हमारे जितने लॉज बने होते हैं, एक टाइम पे लॉ बन गया बेस्ड अपॉन तब जो नॉलेज है, फिर आगे जाके पता चलता है कि नहीं नहीं भाई इसमें तो पंगा था। फिर हम उसको किसी ना किसी तरह से कहते हैं कि चल यार ठीक है, उसका ऐसे काम चला लो, उसका वैसे काम चला लो, है ना? तो ये तो बाद में करेक्शन निकली होगी कि हाँ भाई न्यूटन ने गड़बड़ की है ना? हाँ तो वो हम हर जगह पे कुछ ना कुछ assumptions लेके काम चलाते हैं। तो अब क्या बच्चों, क्या समझ आया? अगर अर्थ इनर्शियल नहीं है तो फिर क्या किया जाए? मान लेते हैं, स्टिल हमने देखा कि हमारा काम चल रहा है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि सबसे पहले तो कोई परफेक्टली इनर्शियल फ्रेम ही नहीं है। क्यों? कहाँ जाके देखेंगे हम कि एक्सेलरेशन जीरो? वो तो एक इटसेल्फ एक पूरा रिसर्च का टॉपिक है, टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। तो स्ट्रिक्ट सेंस में तो ये हुआ कि आप जो भी हम बात कर रहे थे कि न्यूटन लॉस में लगा ही नहीं सकते, है ना? ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि जो बहुत छोटा सा एरर आता है अगर अर्थ फ्रेम में अप्लाई कर दें। मतलब वी हैव डिवाइसेस जो फोर्स मेजर कर सकते हैं, वी हैव डिवाइसेस जो एक्सेलरेशन मेजर कर सकते हैं। हम्म? नहीं, फोर्स की वैल्यू तो नहीं चेंज होती ना अलग अलग फ्रेम में, फोर्स तो वही रहती है। मतलब समथिंग एज सिंपल एज आप एक बॉडी को ड्रॉप कर दो, तो आपको ये तो बताइए ना कि उस पर फोर्स mg लग रही है।
और उसकी एक्सेलरेशन आप मेजर कर सकते हो, तो आप वेरीफाई कर सकते हो ना कि एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास है कि नहीं। तो बच्चों आपको बिल्कुल सीक्वेंस समझ आ रही है ना हम कैसे लिखते जा रहे हैं। तो अब हमने जब ये कहा तो फिर अब आगे क्या लिखा होना चाहिए कि चल मान लो, ठीक है, लगा दो लॉज, राइट। So therefore we consider Earth to be inertial frame for applying Newton's laws. मतलब कहने को मैं सीधा भी आपको कह देता कि हाँ भाई अर्थ पे लगा दो, बट वी नीड टू नो कि हाँ भाई कैसे ही आया। ठीक है, तो हमारी एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि चलो अर्थ पे लगा दो। अच्छा बच्चों, इस पे ना बेस एक क्वेश्चन बन सकता है अगर आपको पूछा जाए कि इज अर्थ एन इनर्शियल फ्रेम, यस नो। नो। इज अर्थ एन इनर्शियल फ्रेम फॉर अप्लाइंग न्यूटन्स लॉज, यस। ठीक है, तो बी वेरी क्लियर ऑन दिस। और जो इसे बच्चों, मतलब आपके माइंड में एक डाउट ये भी आ सकता था कि जो हमने सबसे पहले लिखा था कि इनर्शियल नॉन इनर्शियल, जो हम बात कर रहे हैं कि भाई जैसे हमने क्या लिखा कि इनर्शियल मतलब जीरो एक्सेलरेशन, नॉन इनर्शियल मतलब नॉन जीरो एक्सेलरेशन। किसके फ्रेम में एक्सेलरेशन, तो फिर फ्रेम का पंगा पड़ता है ना, किसके फ्रेम में, अर्थ पे। हमारी इनर्शियल नॉन इनर्शियल की डेफिनेशन अर्थ फ्रेम के हिसाब से, ठीक है। तो अब ये बात क्लियर हो गई कि भाई हाँ जी चलो अर्थ पे लगा दो, बट हम और कुछ करना चाहते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि भाई अर्थ के अंदर भी जो अर्थ से जो नॉन इनर्शियल फ्रेम्स है, मूविंग कार है या कुछ है, हम उसके ऊपर भी लगाना चाहते हैं न्यूटन लॉज। सीधा तो नहीं लग रहा है, ये तो पक्का है, ठीक है। तो बच्चों उसके लिए एक ट्रिक आती है हमारे पास जिसको हमने नाम दिया एज स्यूडो फोर्स, ठीक है। तो इसको हमने नाम दिया है स्यूडो मतलब नकली। तो होगा क्या कि हम अगर एफबीटी में, हमें एफबीटी बनाना आता है, हम करेंगे पहले तो हम नॉर्मल एफबीटी बना देंगे। अब उस नॉर्मल एफबीटी के अंदर अगर हम ये एक्स्ट्रा स्यूडो फोर्स लगा देंगे, ठीक है, तो इट टर्न्स आउट कि न्यूटन लॉज अप्लाई हो, ठीक है। इट इज जस्ट लाइक सेइंग कि न्यूटन लॉज में कोई एक टर्म का ही पंगा होगा, वो एक टर्म हमने डाल दी तो न्यूटन लॉज बनने शुरू हो गए, ठीक है ना। कि भाई न्यूटन ने उस टाइम पे सोचा ही नहीं होगा कि इनर्शियल नॉन इनर्शियल के लिए भी बनाए। हमने बाद में वो करेक्शन ढूंढ ली, वो हम लगा देते हैं और हम उसके हिसाब से हमारा आंसर चल जाता है। बट वंस अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वो असली में फोर्स नहीं है, वो क्या है, वो सिर्फ एक ट्रिक है जिसकी हेल्प से हम न्यूटन लॉज लगा पाते। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा। जैसे मान लो ये कोई बॉक्स है जो एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है, बॉक्स के अंदर एक ऑब्जर्वर है, एक मास एम रखा हुआ है। तो ऊपर हमने जो थ्योरी पढ़ी उसके हिसाब से तो ऐसा हो गया ना कि ये जो ऑब्जर्वर है वो न्यूटन लॉज नहीं लगा सकता, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये सिचुएशन ड्रॉ करो, ठीक है।
ओके बच्चों, जब भी हम फ्रेम चेंज करते हैं इट इज ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि लिख लेना चाहिए कि किसके फ्रेम में गए हैं ताकि गलती ना हो, है ना। तो इसके नीचे लिखो फ्रेम ऑफ बॉक्स, जो कि हमें क्लियरली दिख रहा है कि नॉन इनर्शियल है बच्चों, है ना। बच्चों ये हैबिट समझ रहे हो आप, जब तो देखो अर्थ फ्रेम में ही कर रहे होते हैं फिर ऐसी लाइन नहीं लिखनी, बट जब भी किसी दूसरे फ्रेम में जाते हैं हम तो ये लाइन लिखनी जरूरी है ताकि हमारा माइंडसेट क्लियर हो जाए कि अब इसके हिसाब से ही सोचना है, अब अर्थ फ्रेम के हिसाब से नहीं सोचना। ओके अब बच्चों आप एक बार फ्रेम ऑफ बॉक्स में इस मास एम का एफबीडी बना दो, जो फोर्सेस आपको समझ आती हैं। डोंट शो एक्सेलरेशन राइट नाउ, ओनली शो द फोर्सेस। एक्सेलरेशन हमें पता भी नहीं है, अगर आप सोचो हमें बॉक्स फ्रेम के अंदर थोड़ी पता है कि इसकी क्या एक्सेलरेशन है। हाँ जी, तो एफबीडी में क्या कुछ आ गया, एम जी नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, दैट्स इट। तो आप बच्चों जब स्टार्ट करते हो सबसे पहले तो नॉर्मल एफबीडी बना दो, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमने इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा फोर्स दिखानी होती है, अब ये बहुत ध्यान से समझना है। ये बच्चों जो एक्स्ट्रा फोर्स है, ठीक है, आप इसको इसको समझने के दो तरीके होते हैं बच्चों, ठीक है। आप इसको दिखाते हो सबसे पहले अलोंग द एक्सेलरेशन, आप एरो उसी तरफ बना दोगे जिस तरफ को आपके फ्रेम की एक्सेलरेशन, ठीक है। ये एफ स्यूडो जो है इसकी वैल्यू बनती है माइनस, सोचने में बड़ा आसान है, एम में ही तो लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एम किसका है, इस बॉडी का जिसका एफबीडी बना रहे हो, ए किसका है, फ्रेम का जिसके फ्रेम से बना रहे हो। एफ इक्वल टू एम में तो उसी बॉडी की फोर्स और उसी बॉडी की एक्सेलरेशन होती थी, यहाँ पे लग तो वैसा ही रहा एफ इक्वल टू एम में जैसा, बट फर्क क्या है, मास बॉडी का है, एक्सेलरेशन फ्रेम की, ठीक है बच्चों। तो अगेन आप समझ रहे हो कि दो तरीके हैं, या तो मैं एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में दिखा के उसको माइनस एम में लिख दूं, या फिर क्या करूं, सीधा ही पहले ही एक्सेलरेशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में बना के उसको एम में लिख दो, ठीक है। नहीं नहीं, ये एक बेसिकली एक और साइंटिस्ट था जिसने इस पे काम किया था और उसने निकाला था, मतलब इसको डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल कहते हैं असली में, तो उससे निकल के आया है। मतलब बच्चों ये फॉर्मूला जितना सिंपल लग रहा है ना, ये एक्चुअली उतना ही खतरनाक है, क्यों, क्योंकि इसमें गलती बहुत हो जाती है, एम में ही आ गया ना तो ये दूसरे एम में से मिक्स हो जाता है। तो बच्चों ये फोर्स है, ध्यान रखना, ठीक है। एक्सेलरेशन हमने फिलहाल दिखाई नहीं है, बट ये फोर्स है। फिर से बच्चों बहुत ध्यान रखना है, मास किसका, बॉडी का, एक्सेलरेशन किसकी, फ्रेम की। इसलिए यहाँ पे ये लिखना बहुत जरूरी है कि आप किसके फ्रेम में हो, ठीक है ना, ताकि आप उसी की एक्सेलरेशन यहाँ लिखो।
आ रही है बात समझ? तो लॉजिक ये है कि आप पहले तो एफबीडी एज इट इज बना दो जो नॉर्मल बनना था, फिर क्या करो, उसमें एक्स्ट्रा स्यूडो फोर्स दिखा दो, और फिर अपना अब नॉर्मल न्यूटन लॉज लगा दो, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। बात समझ आती है? स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन किधर को दिखाएंगे हम? ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ ब्रेक। सबको क्लियर हो गई बात? ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा बिल्कुल एप्लीकेशन। हाँ, एक मिनट फिर बोलो। नहीं नहीं नहीं, ये जो ए है ये क्या है? एक मिनट, ये बॉक्स किसको कह रहा हूं मैं बच्चों? ये जो बड़े वाला है। तो हम ये कह रहे हैं कि हम अर्थ फ्रेम से देख रहे हैं, हमें अर्थ फ्रेम में इस बॉक्स की एक्सेलरेशन ए दिख रही है, तो हम स्यूडो फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखाएंगे और इसका ए लिखेंगे ना। मतलब हम देखें अभी थोड़ा सा एक स्टेप आगे, हम देखेंगे कि इसके ऊपर जो भी फोर्सेस आ गई, उन फोर्सेस को सॉल्व करेंगे जब हम उस पर एफ इक्वल टू एम ए लगाएंगे, तो जो एक्सेलरेशन निकल के आएगी वो कौन सी एक्सेलरेशन होगी? बॉक्स के फ्रेम में जो इसकी एक्सेलरेशन, अगर आप एफबीडी ने आपने बॉक्स फ्रेम में बनाया है, तो जो एक्सेलरेशन निकल के आएगी वो भी बॉक्स के फ्रेम में ही निकलता है। ये बात समझ आ रही है बच्चों? ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं और क्लियर हो जाएगी ये बात। तो एक ये लाइन लिख लो कि इट इज अ मैथमेटिकल ट्रिक टू अप्लाई न्यूटन्स लॉज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो जो इस लाइन की बहुत इंपॉर्टेंस है, आपको ना जान के कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि बताओ बॉक्स फ्रेम के अंदर इस ब्लॉक के ऊपर कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, या कितनी फोर्सेस लग रही हैं? बताओ कितनी फोर्सेस लग रही हैं बॉक्स फ्रेम के अंदर इस ब्लॉक पे? टू ही लग रही हैं, थ्री नहीं लग रही। ठीक है, गलती क्या हो जाती है, हम स्यूडो फोर्स को फोर्स में इंक्लूड कर देते हैं, वो तो नाम में ही फोर्स है उसका, ये प्रॉब्लम है। बट ये समझना है कि वो फोर्स नहीं है, वो ट्रिक है। वो हम सिर्फ तब दिखाते हैं जब हमें न्यूटन लॉज अप्लाई करने, अदरवाइज इसका कोई काम नहीं। बात समझ आई? तो फोर्स तो इस पे दो ही लग रही है, ये तो एक ट्रिक है जो हमने लगा दी। तो जो ये सिंपल क्वेश्चन, आपको ख्याल होगा हमने करा था पहले। एक एलिवेटर है, उसके अंदर एक ब्लॉक पड़ा है, मतलब हमने इसको वेइंग मशीन में किया था। एक एलिवेटर है, उसके अंदर एक ब्लॉक पड़ा है, एलिवेटर एक्सेलरेशन ए से जा रहा है। ठीक है, अगर हमें नॉर्मल रिएक्शन निकालना हो, अर्थ फ्रेम में क्या करोगे आप? एम जी नीचे, एन ऊपर, ए ऊपर, तो क्या लिखोगे आप? एन माइनस एम जी इक्वल टू एम में, तो एन की वैल्यू निकल आई, एम इंटू जी प्लस है, राइट? ओके, तो आप एक बार अर्थ फ्रेम में कर दो, और अब आप इसी क्वेश्चन को ट्राई करो रिलेटिव फ्रेम में। ट्राई टू अप्लाई एनएलएम in the elevator frame and then find the value of normal reaction.
गलत। 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 तो ये क्वेश्चन भी कोई गलत कर सकता है? अगर तुम्हें आंसर पता है तो भी तुम गलत आंसर निकाल सकते हो, ये तो हद है। आंसर तो सेम ही आना चाहिए, अर्थ फ्रेम में, एलिवेटर फ्रेम में, नॉर्मल रिएक्शन। हाँ जी। तो एलिवेटर फ्रेम में यहां से बचो, अर्थ फ्रेम से क्या इक्वेशन बनी? n माइनस एम जी इक्वल टू एम में, तो n की वैल्यू आ गई m इंटू जी प्लस ए, जो कि हमने वेइंग मशीन में करी थी। अब अगर इस क्वेश्चन को बच्चों एलिवेटर फ्रेम में करना है तो बहुत ध्यान से, सबसे पहले तो एलिवेटर की एक्सेलरेशन किधर को है? अपवर्ड्स। ठीक है। तो एलिवेटर फ्रेम में ये एफबीडी तो बनेगा ही एज इट इज। फर्क क्या आएगा? एक स्यूडो फोर्स लग जाएगी किधर को? डाउनवर्ड। और एक दूसरा फर्क क्या पड़ेगा? एक्सेलरेशन जीरो है। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात थी, इसीलिए मैंने आपको पिछले में कहा था कि एक्सेलरेशन नहीं दिखानी। क्यों? जो पर्सन एलिवेटर के अंदर ही खड़ा है उसको बॉक्स की एक्सेलरेशन क्या दिख रही है? जीरो दिख रही है। उसको तो यही लग रहा है बॉक्स मेरे साथ साथ ही जा रहा है, या और बेटर उसको तो ये दिख रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा, कि जहां पे बॉक्स है वहीं पे रह रहा है। तो उसको एक्सेलरेशन क्या दिखेगी? जीरो। आती है बात समझ? तो वहां पे एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे एक बात समझो, यहाँ पे हमने F इक्वल टू एम ए किया था, यहाँ पे क्या हो रहा है? F इक्वल टू जीरो हो रहा है। क्यों? तो एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो ये तो पर्सन कहेगा फोर्सेस बैलेंस होनी चाहिए, तो उसने फोर्सेस बैलेंस की, तो उसका N इक्वल टू एम जी प्लस ए आ गया। बच्चों बहुत ध्यान से देखो, ये कई बार इट गेट्स कंफ्यूजिंग। कैच पॉइंट यही है बार बार ये देखना कि अब सारा कुछ उस फ्रेम के हिसाब से करना है ना। अब ये नहीं करना, गलती क्या हो जाती है कि सूडो फोर्स भी दिखा दो और एक्सेलरेशन भी दिखा दो, कि दोनों फ्रेम्स मिक्स कर दिए। उसकी जो एक्सेलरेशन ए है हमारे ब्लॉक की, वो कहाँ पे है? अर्थ फ्रेम में, रिलेटिव फ्रेम में नहीं है। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? क्लियर टू एवरीवन? एनी डाउट प्लीज आस्क। अगला करें। तो ये क्वेश्चन तो मतलब ऑब्वियसली आप कह सकते हो कि यार ये तो अर्थ में भी हो ही रहा था, क्या बड़ी बात है, कोई खास हेल्प नहीं किया हमें यहाँ पे सूडो फोर्स ने, isn't it? अब हम देखते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जहां पे सूडो फोर्स बिकम्स पर्टिकुलरली हेल्पफुल। बच्चों मान लो ये सिचुएशन है, देयर इज अ वेज ऑफ मास कैपिटल एम, उसके ऊपर हमने एक ब्लॉक रख दिया ऑफ मास स्मॉल एम। एक मिनट बच्चों, समझ लो पहले पूरी कहानी। हमें जो ढूंढना है वो इस वेज की एक्सेलरेशन ढूंढनी है।
क्या ये समझ आता है बच्चों हमें ऑब्वियसली कि जब ये नीचे जा रहा होगा तो इसके धक्के से ये थोड़ा इधर को जा रहा होगा, है ना। अभी तो हम पहले करते थे, उसमें तो क्या मानते थे हम कि फिक्स्ड है। अब हमने क्या कर दिया, मूव कर दिया। तो क्या ये समझ आता है कि ये राइट को जा सकता है, ठीक है। और वही एक्सेलरेशन हमने ढूंढनी है, ये बात समझ आती है। आप स्मॉल एम की एक्सेलरेशन के बारे में क्या कह सकते हैं इस केस में? अभी मैं स्यूडो फोर्स को नहीं लेके आ रहा, मैं आपसे जनरली पूछ रहा हूँ, मतलब विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एनी स्यूडो फोर्स। मुझे बताओ कि अर्थ फ्रेम से जो आपको दिख रहा है, स्मॉल एम की एक्सेलरेशन के बारे में आप क्या, अलोंग द इंक्लाइन, वो तो तब होती थी जब ये फिक्स होता था, अब तो ये फिक्स है ही नहीं। हम्म, हाँ जी तो लग रहा है। फिर अगर हम इस छोटे मास की बात करें, तो अगर हम उस पर अलोंग द इंक्लाइन बात करेंगे, अलोंग द इंक्लाइन तो वही फोर्स एम जी साइन थीटा ही है, और कोई फोर्स ही नहीं है। क्या ये बात समझ आती है? तो पक्का इस डायरेक्शन में अलोंग द इंक्लाइन जो उसकी एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी, जी साइन थीटा ही होगी। चलो ठीक है। और क्या उसकी सिर्फ यही एक्सेलरेशन होगी या कुछ और भी होगी? कुछ और भी होगी, क्यों, क्या पंगा है? क्योंकि क्लियरली जब वेज राइट को जा रहा है तो इसकी भी तो एक्सेलरेशन कुछ राइट को आएगी यार। पड़ गया पंगा, सीधा सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। क्या ये बात समझ आती है कि देयर विल बी अ प्रॉब्लम? तो अब बच्चों हम क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम तो सारी यही है ना कि वेज मूव कर रहा है। अब वेज को रोका कैसे जाए, अगर उसके फ्रेम में चले जाए, इसलिए हमने ये मैन दिखाया। जो पर्सन वेज के फ्रेम में ही खड़ा है उसको क्या दिख रहा है, उसको दिख रहा है कि भाई वेज तो रुका हुआ है, और उसको क्या दिखेगा, ब्लॉक नीचे जा रहा है बस, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि उसको जी साइन थीटा ही दिख रहा है कि नहीं, बट हमें ये पता है कि उसको ये तो दिख रहा है कि वो इधर कोई जा सकता है ना, और तो कहीं जा ही नहीं सकता। क्यों, उसके फ्रेम में तो वैसे ही जा सकता है, और तो किसी तरह जा ही नहीं सकता। तो अब आपने क्या करना है बच्चों, हम इसकी एक्सेलरेशन को ए मानते हुए, ठीक है, आप एक बार इस ब्लॉक का एफबीडी बनाओ रिलेटिव फ्रेम में, इन द फ्रेम ऑफ कैपिटल एन। हम्म, so the question is to draw the FBD of small m in the frame of capital M. इतनी जल्दी नहीं हो सकता। मतलब आई मीन टू से कि एफबीडी बना के न्यूटन लॉस लगाओ। या चलो स्टेप वन पहले एफबीडी बनाओ, एक बार वो चेक कर लें, क्योंकि अगर उसी में ही गलती हुई तो फिर आगे तो गलती हो ही जाएगी।
गलत। गलत। हाँ बच्चों, बना लिया एफबीडी। एफबीडी बना तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। क्या कुछ आएगा एफबीडी में, बताओ मुझे। तो वेज के फ्रेम में जब आप इसका एफबीडी बनाओगे, उसमें एक आएगा mg साइन थीटा mg कॉस थीटा स्टैंडर्ड, और नॉर्मल रिएक्शन, और स्यूडो फोर्स। किधर को आएगी स्यूडो फोर्स? तुमने किधर बनाई थी? अच्छा, मुझे माइनस में दिखा इतने दूर। रेफरेबली दिखाओ ये उल्टा सीधा, है ना? वो तो हमें तब समझने के लिए था। ये लगेगी स्यूडो फोर्स एम में। तो दिस इज द कंप्लीट एफबीडी इन द फ्रेम ऑफ वेज ऑफ स्मॉल एम। क्या ये बात समझ आती है? एंड किस किस का ये बिल्कुल ठीक था? क्या मिस हुआ था? तो हाँ, नहीं ठीक था। क्या गड़बड़ी थी? मतलब वो कैसे पता चल रहा है? सिचुएशन देख के हमें पता चल रहा था कि वेज की एक्सेलरेशन तो राइट को ही होएगी, तो इसलिए इस पे जो एम ए बनेगा वो लेफ्ट को बन जाएगा। ओके। अब बच्चों हमें ये बात पता थी कि वेज के फ्रेम में इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन किधर को होएगी? डेफिनेटली नीचे को होएगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। क्यों? भाई वेज रुका हुआ है तो एक ब्लॉक किधर को जाएगा? ऐसे ही जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने उसके फ्रेम में एक एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइन ए डैश दिखा दी। आप एक बात समझो, हम इसको ए डैश लिखेंगे, हम इसको जी साइन थीटा नहीं लिख सकते। क्यों? जी साइन थीटा कहां पे थी? अर्थ फ्रेम। यहाँ पे हमें नहीं पता सेम आएगी कि नहीं आएगी, तो जस्ट टू बी सेफ हम तो ए डैश लिख देते हैं, और ए भी नहीं लिखना। क्यों? ए तो वेज की मानी हुई थी, तो इसलिए हमने इसको ए डैश लिख दिया। आई बात समझ? कितने अननोन्स आ गए? तीन अननोन्स है अभी राइट नाउ हमारे पास। कौन कौन से? ए, ए डैश और एन। तीन। अगर अननोन है तो तीन इक्वेशंस चाहिए। दो इक्वेशंस कहां से आएंगी? इसके ऊपर हमें क्लियरली पता है अलोंग द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन हम न्यूटन लॉज लगा सकते हैं। आई बात समझ? फटाफट अब मुझे अर्थ फ्रेम में वेज का एफबीडी बना के दिखा दो। वेज का, हाँ। हम ये क्यों बना रहे हैं बच्चों? क्योंकि अगर ए ढूंढ रहे हैं, वेज की एक्सेलरेशन ढूंढनी है, तो वेज का एफबीडी तो चाहिए ही, और वो अर्थ फ्रेम ही चाहिए, तो इसलिए हमने उसका अर्थ फ्रेम बना लेते हैं। क्या?
नहीं नहीं, मैन तो इट वाज जस्ट टू शो कि हाँ ऑब्जर्वर हम वहां से, और कोई काम नहीं, असली में कुछ नहीं है वहां पे। हाँ जी, बना लिया। उसमें क्या कुछ आएगा? इसके ऊपर वो अब जान के नहीं मैंने दिखाए, वर्टिकल वाले mg और नॉर्मल क्यों? हम इसकी इक्वेशन ही एक्स में लिखेंगे। ये कुछ इसमें गलत लिखा हुआ है तो, इसमें हम क्या दिखाएंगे? इसकी एक्सेलरेशन a, राइट। यही एफबीडी होगा, n लग रहा होगा, इस n को दिखाना पड़ा क्यों? इसका तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, मैंने वो जान के नहीं दिखाए, समझ रहे हो क्यों? हमें इसकी इक्वेशन तो x में ही चाहिए थी, तो इसकी इक्वेशन जो x में होगी दैट विल इन्वॉल्व n एंड a, है ना? तो हमारे पास वो आ गई तीसरी इक्वेशन। तो क्योंकि बच्चों इन क्वेश्चंस में जनरली बहुत सारे वेरिएबल्स आ जाते हैं, तो हम हमेशा एक ये चेक कर लेते होते हैं कि भाई कितनी इक्वेशंस कितनी अननोन्स, सो दैट मतलब बिफोर सॉल्विंग हमें आइडिया लग जाए कि अभी कुछ और सोचना है कि नहीं सोचना, है ना? अदरवाइज हम अगर सीधा ही सॉल्व करना शुरू करेंगे तो बाद में हमें देखेगा कि यार अब सॉल्व नहीं हो रहा। क्या ये सबको समझ आ गया बच्चों? तो आपने अब ये दोनों एफबीडीज को सॉल्व करके ए और ए डैश की वैल्यू निकाली। आई बात समझ? ठीक है, ए डैश वैसे पूछा नहीं था क्वेश्चन में, बट मैंने आपको स्टिल बोला है कि उसकी वैल्यू भी निकाल। क्लियर टू ऑल? ओके, तो ठीक है बच्चों, दैट्स इट। आपने बच्चों होमवर्क में, आपकी बच्चों आई थिंक 3A में देखो एक एक्सरसाइज है स्यूडो फोर्स, वो 3A में है, 01 में नहीं है। हम्म, तो ये जो 3A का के पार्ट है वो आपने करना है होमवर्क में। बाकी हमने बाकी तो कर ही लिया ना जो पढ़ा था। हाँ ठीक है, समझ गया बच्चों? 3A के पार्ट। चलो ओके।